साथियों नमस्कार। आज हम जलेतर पाठशाला में मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ने चल रहे हैं, जिसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं क्या क्या विषय वस्तु पहले से तैयार हो चीज के हमारे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अपना चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर्स का डिवाइडेशन किस प्रकार से, कौन से रियल नंबर्स इसमें आते हैं और इसके अलावा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्याएं और जो भी संख्या वाइज में आती है संख्या एक एक करके नंबर बाय नंबर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का हमारा शुरू ऐसे शुरू होता है, आगे इसका क्लासिफिकेशन यानी इसको विभाजित करते तो दो भागों में, जिसको मेरे को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा पोर्शन हमारा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक कौन सी होती है। हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। तो वे संख्या है जो कड़ी में लिखी होती है, जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या है। ये हमारी काल्पनिक संख्या है, जिनके बारे में अध्ययन आगे की क्लासों में करेंगे। फिलहाल हमारे कोर्स में केवल वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या की हम चर्चा करते हैं। तो वास्तविक संख्या को पूरे दो भागों में बांटा गया, इसको कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को पहले दो भागों में बांटा गया है, जिनको हम कहते हैं भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं एवं पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स को पुनः यहां से अन्य भागों में बांटते हैं, जैसे कि आपकी सम संख्या एवं विषम संख्याएं। सम संख्या एवं विषम संख्याएं। चिन्हों के आधार पर पूर्णांकों को हम तीन भागों में पुनः बांटते हैं, जिसमें आपको होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और शून्य। शून्य ना हमारा जीरो ना तो धनात्मक होता ना ही ऋणात्मक होता है। अब आप सभी बच्चे क्या करें, एक बार पेन कॉपी लेके बैठे उन चार चीज को नोट करते चले। इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इसको पेन डाउन कर ले। फिर इसके बाद एक एक करके चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है, भिन्नात्मक, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। इसके अलावा और भी नंबर जो है, जो चैप्टर को पढ़ने के लिए काफी कारगर साबित होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण संख्या की, जो आपको चैप्टर में सवालों में आके उलझाएंगे। तो पहले हम संख्याओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, तब उनके चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके, या जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में लिख सकें, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात किसी संख्या को हम जब भिन्न के रूप में देते हैं, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/2, 3/5, 0, 0 भी आपकी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपकी जितनी संख्या होती है, सब क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। इसका नेक्स्ट हमारी है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, या फिर सीधे पहचान ये मान लीजिए ऐसी संख्या होती है जो किसी
दूसरे पाड़े के बीच में नहीं आती, या किसी संख्या से दूसरे संख्या से नहीं कटती। यानी कि ऐसे दो फैक्टर होते हैं, या तो ये अपने आप से कटती है या फिर एक से कटती है, किसी अन्य संख्या से कटती, यानी कि विभाजित नहीं होती। इसका नेक्स्ट हमारी सहभाज्य संख्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ये ऐसी दो अभाज्य संख्या का पेयर या जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी कि उनके गुणनखंड करने पर देखते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिलता है, बल्कि अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 के हम फैक्टर करते हैं, और तो यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आप 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 बना के लगेंगे आपको 1 गुणा 2, 3 के फैक्टर का लगेंगे आपको 1 गुणा 3। अब इसका हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 1। तो ऐसी दो संख्या को जोड़ा, ये ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो उनको हम क्या कहते हैं सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, और भी ऐसे बहुत से जोड़े होते हैं। प्राकृतिक संख्या है कि नेचुरल नंबर, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में आने वाली संख्या। यानी हम किसी चीज की जब गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि हमारे घर में कितने कमरे हैं या हमारे मोहल्ले में कितने मकान बने हुए हैं, तो आप हमेशा गिनती कहां शुरू करते हैं 1 से, कहां शुरू करते हैं 1 से। अर्थात हम मान लें इस बात को कि यहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है, यहाँ पर आप इसको 1 से शुरू मानते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, हमारी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें 1 से स्टार्ट माना जाता है। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी हमारी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसका नेक्स्ट आपको समझना है पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में हमने लिखा है कि घटना के लिए प्रयोग में आने वाली संख्या, यानी कि हम जब आगे इसमें आगे बढ़ेंगे तो 9 के बाद जैसे आपको 10 लिखना है, तो 10 लिखने के लिए हम शून्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब तक आपके पास शून्य नहीं होगा तब तक हम आगे के कैलकुलेशन को नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम शून्य को साथ इसी नंबर में शून्य का साथ बढ़ा देते हैं, यानी इससे पहले हम शून्य लगा देते तो हमारी प्राकृतिक संख्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। इसका नेक्स्ट आपके पूरा, यहाँ से सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे इस चैप्टर को लिया जाता है, तो पूरा को आपको अच्छे से समझ लेना है। हालांकि आपको समझ की सारी चीजें और नोट भी करनी है। पूरा में ये सारे नंबर से आते लेते बीच में आपका शून्य जो होता है, इधर की सभी संख्या आपकी पॉजिटिव, इधर की सभी संख्या आपकी कैसे होती है, नेगेटिव। यानी कि ऋणात्मक तथा जहां तो संख्या के समूह के साथ शून्य आता है तो समूह को क्या कहते हैं, पूरा कहते हैं। तो मैं सभी बच्चों से, सभी छात्रों से उम्मीद करूंगा आप इस सारी चीजों को जल्दी से पेन डालकर इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसके अलावा आगे की चीजें कवर करते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हम काम करेंगे इन चीजों को जानना है मासा तथा लासा के बारे में। मासा है जिसको हम एचसीएफ, लासा जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। इसकी बिल्कुल एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसकी क्या शर्त होती है, हम कैसे बताते हैं कि किसी सवालों में मासा निकालना है या लासा निकालना है। मासा निकाले तो कैसी संख्या होती है, या लासा निकाले तो किस प्रकार की संख्या निकलेगी, इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में एकदम चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम, ये तो मान लो किसी प्रश्न में हमको मासा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मासा। तो हम 2-3 बातें ध्यान रखेंगे मोटी मोटी, कि दी हुई संख्या को विभाजित कर सके, यानी कि मासा वह संख्या होती है, मासा दी हुई संख्या की वह संख्या होती है जो सभी नंबरों को विभाजित कर देती है। अगली बात, ये मासा वह संख्या होती है दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक दी हुई संख्या में से सबसे छोटी संख्या उनमें से भी हो सकती है या फिर उनसे भी छोटी संख्या हो सकती है। या यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भी 2 या 3 नंबर का जब मासा निकालते तो हमेशा में ध्यान रखना होगा, या तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ही मासा बन जाती है या फिर उससे भी छोटी मासा, उससे भी छोटी संख्या हमारी मासा होती है। लेकिन कभी भी मासा संख्या जो है छोटी वाली चीज बड़ी नहीं हो सकती। अगली बात, वह जब प्रश्न पूछा है तो मैं सीसी पूछा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक को पूर्ण विभाजित कर सके। तो आप हमें थोड़ा सा ये वाले पॉइंट पर ध्यान रखना होगा, जब भी आपसे ये पूछा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर आपसे कहें कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक को क्या कर दे, पूर्ण विभाजित कर दे। ये 2-3 बिंदु में ध्यान रखने मासा को लेकर के अभी इसके आगे चर्चा करेंगे। लासा यानी कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
अब जब द्विघात संख्या यानी 2 या 3 नंबर के जब लासा के बारे में पूछा जाता है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि लासा कैसी संख्या होती है, उसको लेकर चर्चा करते हैं कि लासा क्या होता है। कि दी हुई संख्या जो भी हमें संख्या दी होती है वो लासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो सके। अर्थात जैसे मान लो हमें 3 नंबर या 2 नंबर का लासा ज्ञात करना है तो लासा उनकी एक ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक संख्या से वह विभाजित हो सके यदि वो भाग देने पर कट जाए, जिसमें कोई शेष न बचे। अगला पॉइंट हमारा है दी हुई सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लासा हो सकती है। यानी कि दी हुई सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लासा हो सकती है या फिर उससे भी बड़ी संख्या ही लासा बनेगी। कभी भी उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या लासा नहीं बन सकती। अगली बात वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या फिर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कौन सी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमें पक्का कंफर्म कर लेना है इस क्वेश्चन में क्या करना है, लासा यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। जो प्रत्येक से पूर्णतः प्रत्येक से इन दोनों में जिनको बॉक्स में बंद कर अक्षरों पर शब्दों पर ध्यान दे। यहाँ पे लगा को, यहाँ पे लगा से। यहाँ तो लिखा था कि प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर सके, यहाँ लिखा है कि प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब इसके आगे हम सीखेंगे कि माशा तथा लासा को निकालने की विधियां। चलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप चीजों को पेन डाउन करें। मैं थोड़ा सा हो जाना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले इसका या फिर इसको वीडियो को रोक करके चीजों को नोट करें। माशा लासा को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए माशा को हम किन किन विधियों से ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से लासा को हम किन किन विधियों से ज्ञात करते हैं। तो पहली विधि जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, इसके बारे में भी आपको सारे बताते चलूंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, कुछ क्वेश्चन भी लूंगा आपके लिए मैं। दूसरी विधि आपने पढ़ी होगी भाग विधि। उसी प्रकार से लासा में भी आपकी एक अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि। अब इसमें कुछ शब्द जो नए आए अभाज्य गुणनखंड, कभी-कभी क्या होता है इन चीजों को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं अधिकांश छात्रों को जब देखता हूँ जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड और मल्टीपल यानी कि गुणज में अंतर नहीं कर पाते, यानी कि वो ये नहीं समझ पाते गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। थोड़ी देर इसकी चर्चा करेंगे इधर। चलिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट बनाता हूँ जिसमें एक तरफ लिखा गुणनखंड, दूसरी तरफ लिखा मैंने अभाज्य गुणनखंड और अगला कॉलम हमने बनाया गुणज। चलिए एक संख्या के माध्यम से समझेंगे कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। जैसे मैं संख्या लिया मान लीजिए 20 के गुणनखंड क्या हुए। तो गुणनखंड का तात्पर्य ये होता है कि 20 किस संख्या से विभाजित हो सकती है, अर्थात 20 में किस संख्या का भाग जा सकता है, वह सारी संख्या है 20 की गुणनखंड कहलाएगी। अर्थात हम देखें जैसे प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, यानी 1 से सभी संख्या में भाग जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं 2 से भी कट जाती है, 3 से नहीं कटेगी, 4 से कट जाएगी ये संख्या, 5 से भी कट जाएगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी और सीधे हमारी 10 से और किससे कटेगी लास्ट में 20 से। इसको मैं एक बार चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। इनका कुछ इस प्रकार से क्रम होता है कि पहला गुणनखंड जो हमेशा लास्ट वाले गुणा करने पर इस गुणनखंड को गुणनखंड रूप में इसी मूल संख्या को देता है। चलिए चेक करते हैं 20 गुणा 1 तो हमें 20 1 20 मूल संख्या मिल गई 20, 10 दूनी 20 मूल संख्या मिल गई 20, 4 पंजे 21 मूल संख्या मिल गई 20। अच्छे, अब इसके हम केवल अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। तो आप छोटी क्लास में इस प्रकार से कुछ संख्या को काटना सीख के आए होंगे। यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करने का होता है। अब हम इसको जो काटते हैं इसका करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वह कौन सी अभाज्य संख्या जो 20 को काट सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती हमारी 2। तो 2 से आपने इसमें 20 को काटा तो 10 बार, फिर 2 से काटा तुम्हारी ये 5 बार, फिर 5 से काटे इसको 1 बार। अर्थात 20 के जो अभाज्य गुणनखंड उनको क्या करेंगे 2 गुणा 5।
अब देखते हैं इसके गुणज। तो 20 के गुणज क्या होंगे, यानी कि 20 के गुणज स्वयं खुद ये संख्या अपनी 20 स्वयं होती है, और 20 दूनी 40, 60, 80, 100 ऐसे वो ऐसी संख्या है। सबसे बड़ा गुणज किसी संख्या का ज्ञात नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान दें, किसी भी संख्या का हम सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम देखें गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या गुणनखंड नजर आ रहा है। यहाँ पर जैसे हम संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 4, तो 4 को हम क्या 20 का गुणनखंड तो कह सकते, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते। कारण क्या होगा, क्योंकि 4 खुद दो संख्याओं में टूट जाता है, 2 गुणा 2 में। इसी प्रकार से 10 खुद दो संख्या में टूट जाता है, जिसमें 2 गुणा 5 में। इसलिए हम इन सभी संख्याओं को, इस नंबर्स को क्या कहेंगे, 20 के गुणनखंड, न कि इनको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम इस अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, संख्याओं का मासा तथा लासा। जो मैं जानते आपने छोटी क्लास में पीछे 6 से 10 पे सीख के आए होंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन हम चलेंगे अपने मूल उद्देश्यों पर, जहां पर हमें चैप्टर के बारे में सीखना है कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो बात करें यहाँ पे लासा की, तो लासा में आपने पहली विधि मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इसकी चर्चा करेंगे अभी। भाग विधि, जिसे आप लॉग लीनियर मेथड के नाम से जानते हैं, इसी को हम यहाँ पे दूसरे नाम से भी जानेंगे, जिसका नाम है आपका क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि पे हम संख्या का लासा किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए एक एक करके अभी आप क्या है, इसी को पेन डाउन करें, नोट करें, फिर मैं इनके सभी सवालों को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। छोटी इस तरह से लेके बात करेंगे, चाहे आपको बिल्कुल माशा अब तक ना आता हो, चाहे लासा के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन आज के बाद आप माशा बड़े आसान तरीके से निकाल सकेंगे, लासा को भी आसान तरीके से निकाल सकेंगे, और साथ ही साथ अपने स्टैंडर्ड, आपके 10th स्टैंडर्ड की बात है, उसको हमें इसमें साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी करता हूँ, सारी चीज आप एक बार नोट करें, फिर इसके आगे हम इसकी आगे चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ में देखते हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो हम सबसे पहली विधि को क्या है, इसमें लिखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा एवं लासा में दोनों चीजों को एक साथ लेके चलूंगा, जिससे कि आपको कहीं एक दूसरे को तुलनात्मक करते रहे तो एक दूसरे को समझने में दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा एवं लासा किस प्रकार से ज्ञात करते। चलिए एक सवाल या क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन उठाया, मैं आपसे कहा कि 12, 18 एवं 20 को 24 का मासा एवं लासा ज्ञात कीजिए। 12, 18, 24 का मासा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए आप क्या करेंगे, आपको विधि में देखना है किस विधि से पूछा है। तो विधि का नाम, आपका मेथड का नाम लगा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो केवल इसी विधि से मासा लासा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या होता है, दी हुई संख्या में जितनी दे रखी हो, 2 संख्या हो, 4 हो, या इसके अलावा जो भी हो, 3 हो, सबसे पहले क्या करेंगे, उनके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 12 के बारे में कुछ इस प्रकार से करेंगे। हालांकि कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटे स्तर से लेके चलूंगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो देखेंगे 2 से सबसे पहले आप काटेंगे 6 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 1 बार। फिर इसी प्रकार से आप लेंगे किसको, 18 आपने यहाँ नोट किया, तो 18 का फैक्टर करेंगे तो किससे 2 से 9 बार, और 3 से किया आपने 3 बार, और 3 से किया आपने 1 बार। इसी प्रकार से 24 को लिखेंगे, 24 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे आप 12 बार, तो 2 से करेंगे आप इसको 6 बार, तो 2 से करेंगे आप इसको 3 बार, तो 3 से करेंगे 1 बार। फिर क्या करें, क्रम से तीनों अंकों को हम इस प्रकार से संख्या बोलेंगे 12, 18 और 24। चलिए देखिए, अब देखें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 अंकों के प्रकार से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब कितना लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह लिखेंगे कितना 24 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारे
तो आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें सबसे पहले इसका पता करना है क्या, मासा। क्या पता करेंगे हमेशा सबसे पहले, मासा। तो मासा भी क्या लेते हैं, तो मासा का हमारे सूत्र फॉर्मूला होता है, मासा बराबर होता है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य मतलब हम समझेंगे, सॉरी, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ मासा बराबर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो सबसे पहले देखिए तीनों नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी नई संख्या जो एक जैसी हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए पहला नंबर कितना है, यहाँ पर 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो हम इसके तीनों को 3 बार लेकिन सिर्फ एक बार नोट करेंगे, 2 गुणा। अब हम देखते हैं इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 है लेकिन इसके पास नहीं, तो दोनों को ग्रुप में छोड़ना पड़ेगा। इसके हम देखते हैं अगला चीज हमारे पास 3 यहाँ भी है, 3 इसके पास 4 था, उसको ले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने ये 3 लिया, इसके आपने कितना, ये वाला 3 लिया। अब क्या करेंगे, तीनों को बदले एक बार यहाँ पर 3 ले दिया। अब इनका क्या करेंगे, अब गुणनफल निकालेंगे। तो हमने क्या लिखा है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अर्थात आपको क्या करना है, गुणा करना। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, अर्थात हमें 12, 18, 24 का जो मासा प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ हमें 6। अब यहीं पर इसको सीख लेते, इसका लासा किस प्रकार से याद करेंगे। यदि मान लो इन तीनों नंबर्स का लासा पता करना होता, तो लासा किस प्रकार से याद करेंगे। तो हम ये लिखते हैं इसका लासा, क्या लिखते हैं इसका, लासा बराबर। तो लासा में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में एक ही नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो हमने देखा 12 में 2 का अंक 2 बार रिपीट हुआ है, 18 में 2 का अंक 1 बार ही आया है, लेकिन 24 में 2 का अंक कितनी बार है, 1 2 3। तो जिसमें सबसे ज्यादा होगा, जिसके लिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, जिसमें 2 का अंक सबसे ज्यादा होगा उनको आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 का अंक इसके पास है, 3 का अंक 12 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में कितनी बार है, 1 बार है। 18 में कितनी बार है, 2 बार है। 24 में कितनी बार है, 1 ही बार। इसका मतलब ये 3 का अंक तो आपका सबसे अधिक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कितना, 3 गुणा 3। अब इनका गुणा कर लेंगे। गुणा कर तक ध्यान दें, अन्यथा पीछे से गुणा करके लाएंगे, जिससे कि आप संख्या को आगे तक जब आएंगे दोगुने करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले देखा कितना, 3 गुणा 3 हो गया 9, 9 दूनी 18, 36, 36 दूनी 72। यानी कि 12, 18 और 24 का लासा जो कितना प्राप्त हुआ छात्रों में, 72 प्राप्त हुआ। अब मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पहले बताए थे, मैं आपको कुछ शर्तें बताई थी कि किन्हीं संख्याओं का मासा या तो सबसे छोटी संख्या स्वयं हो सकती है या उससे भी छोटी संख्या हो सकती है। अब चेक कर लेंगे कि 12, 18, 24 का मासा 12 तो नहीं हुआ, लेकिन उससे छोटी संख्या क्या निकली आपकी, 6 निकली। क्या निकली, 6 निकली। उसी प्रकार से लासा में आपने कहा था या तो इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या हो सकती है या फिर इससे भी बड़ी संख्या होगी। तो हमने देखा कि 24 जो संख्या 24 की संख्या तो नहीं कटेगी, इसका मतलब इससे ही बड़ी संख्या का लासा में प्राप्त होगा। तो हमने देखा कितना प्राप्त हुआ, हमें 72 प्राप्त हुआ। चलिए अब इसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं, तब तक इसको मैं साइड में हो जाए, इसका पेन डाउन या नोट कर ले अपने नोटबुक पर, और तब तक आप इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं इसके आगे हम दूसरी विधि की हमने चर्चा की थी, भाग विधि द्वारा मासा एवं लासा ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन हमने देखा था भाग विधि द्वारा मासा तथा लासा, गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा एवं लासा ज्ञात करना। भाग विधि को हम यहाँ पे दूसरी विधि के नाम से भी जानेंगे, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसकी मैंने आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए एक सवाल के माध्यम से, जैसे हमने देखे 12, 48 तथा 60 का मासा एवं लासा ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। चलिए देखते तो भाग विधि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं तीनों अंकों में सबसे छोटा या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 12, 48, 60 में सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 12। तो मासा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। अब चाहे तो आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 48 में भाग लगा ले या 12 से आप 60 में भाग लगा ले। चलिए क्रम से लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका 48 से भाग लगाते हैं। 12 का 12 पढ़ेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि संख्या आपकी कट गई कितनी बार, 4 बार। अब वैसे तो केवल 2 नंबर का हमें मासा पूछा जाता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि 12 और 48 का मासा कितना, अर्थात ये जो संख्या इस प्रोसेस भाग विधि को खत्म कर दे उसी को हम इसका क्या कह देते हैं, मासा। लेकिन हमारे पास यह संख्या 2 नहीं कितनी है, 3 है। तो हम क्या कहते हैं कि 12 60 का भी मासा हो सकता है। अब हमें पता क्या चलेगा, ये 12 से ये संख्या कट जाए, विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे कि 12 जो है 12, 48 तथा 60 का मासा होगा। तो 12 को मिल लिया, यहाँ पर 60 को लिया, तो 12 पंजे 60, अर्थात यहाँ पे कोई शेष नहीं बचा तो हम कह देंगे मासा बराबर कितना होगा हमारा, 12, यानी कि ये वाला अंक क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। अब दूसरी तरफ इसका देखते हैं, भाग विधि के द्वारा लाता को ज्ञात करने के प्रोसेस के साथ हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोपी क्या होता है, जिसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक आप इसी को आराम से रिवीजन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।